चुपरा चौकी के उस वक्त जो भी कर्मचारी थे वहाँ अंदर, यस सर, सारों को सस्पेंड तो शराब पी के वहाँ पे पड़े हुए थे। तो सर शराब चुपरा चौकी के उस वक्त जो भी कर्मचारी थे वहाँ अंदर, यस सर, सारों को सस्पेंड तो शराब पी के वहाँ पे पड़े हुए थे। तो सर शराब किया मेरी मिसेज को, मेरी मिसेज जनाब कलानौर में टीचर है, उसने मेरी माँ को किया जनाब। सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग उन्होंने डिलीट कर दी। मेरा मोबाइल भी 2 दिन बाद दिया जनाब ये एसआई सन्नी ने, और मोबाइल को अरेस्ट मेमो में भी नहीं दिखाया इसने जनाब। तो जनाब वो डिलीट कर दी मेरी। वो जो वासी फोन आया मेरी मिसेज का, मेरी मिसेज ने बोली भाई कौन बोल रहा है, कैसे हो? बोले थाने में ऐसे ऐसे वकील साहब बंदा, मुझे नहीं पता, मेरे को इतना ही कहा गया है। मेरे से मिलने आए जनाब, मेरे को विदाउट क्लोथ वहां बैठाया क्या, और ये जब मिलने आए इनको बोले इससे कोई नहीं मिलेगा, इससे कोई बात नहीं करेगा ना। ये फिर बोले एसएचओ साहब का है, एसएचओ साहब से मिलूंगा। एसएचओ साहब से मिले जनाब। एसएचओ साहब जी ने पूछा भाई गिरफ्तारी का कारण बताओ, एफआईआर नंबर बताओ, कुछ नहीं बताया जनाब। इनसे पूछ लो पर्चा दर्ज किया हुआ। हाँ जी, वो सवेरे तो जो जिसने गोली खाई जी जनाब, उसका पोस्टमार्टम हुआ जो है जनाब 100 उसमें क्या है? बिल्कुल ठीक है जनाब, सरफास की गोली खाई थी। सरफास की। चलो वो बात मेरी दिक्कत आपके खिलाफ किसने पर्चा दर्ज कराया? कंपनी जो मुलजिम था जनाब मेरी 356 एफआईआर में, जो उसने कराया जी जनाब। एक और खास बात है कब जनाब, कराया? 25/5 को जनाब। और वो अंदर कब हुआ था? यही बात मैं बताऊंगा जनाब। 25/5 को 11/22 पे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ जनाब, और मेरे को अंदर कर लिया सवेरे 7 बजे। ये तो बिल्कुल इलीगल अरेस्ट है जनाब। और फिर गिरफ्तार जिस दिन आपको छुरी दिखाई उस दिन आपने पर्चा दिया वहाँ पे? हाँ जी, का पर्चा भी हुआ है। जिस दिन 10-12 लोग आपके घर के बाहर आए और आपने वीडियो बनाई, हाँ जी, उसकी आपने रिपोर्ट दी थाने में? 12 तारीख को जी सर पर्चा दर्ज है उसका? सर पर्चा दर्ज हुआ है सर, अरेस्टिंग भी हुई है सर, उस केस में अरेस्टिंग हुई है सर उसकी। सर पर्चा दर्ज उसका तो मेरे बाद हुआ और मेरे ऊपर पहले हो गया, और मेरी दरखास्त 12/5 की और मेरी इलीगल अरेस्ट की। मैं ये नहीं कहता पर्चा दर्ज कोई किसी को करा तो दरखास्त दे दी, कोई एलिजिबल ऑफेंस है, पुलिस की जिम्मेदारी बन रही है, जांच तो करे जनाब। इलीगल अरेस्ट तो ना गए 306 में जनाब, कोई किसी का नाम लेके मर सकता है, लेकिन जांच तो बन रही जनाब 306 की जांच। सारी शराब पी हुई थी और तब क्या हुआ फिर? दरखास्त ले ली, दरखास्त ले ली जनाब। मेरे को रिसीविंग नहीं दी, रिसीविंग अगले दिन दी मेरे को 13/5 को। अगले दिन? जी जनाब। फिर मैं जनाब के पास आ गया अभी, और जनाब जिस पुलिस वाले की मैंने जिक्र राइटर की, अब मैं कहना है जनाब साई कम्युनिटी वाले हैं, वो भी SC/ST जाति भी SC/ST, मेरे को जानबूझ के फंसाया गया। और TSP साहब ने भी जातिवाद से पर्सनली होकर ये काम किया। मेरी माँ को ये बोला ज्यादा मत भाग घूमे, जांच के लिए मेरी माँ गई जनाब, प्रतिमा बयान लिख कर अंदर कर दूंगा। इन्होंने कोई जवाब नहीं सर। मैंने इस पर शिकायत करता को इनकी माँ जी को और एक इनके ताऊ जी सोकाल इनके बयान लिखे हैं। नहीं, ये चौकी में गए उस दिन, यस सर। आरों ने उसी दिन पर्चा दर्ज क्यों नहीं करा? करना चाहिए था सर, उसकी गलती है। 8 साल से नहीं कर रहे जनाब। सर इस बारे में जांच करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं सर, और ये जांच अभी 5 दिन पहले मुझे तो कौन सी चौकी है वो? ये सुखरा चौक की है सर। सुपरा चौकी है? यस सर। सुपरा चौकी के उस वक्त जो भी कर्मचारी थे वहाँ अंदर, यस सर, सारों को सस्पेंड। ठीक है सर। और लेकिन सर शराब पी के वहाँ पे पड़े हुए थे तो सर शराब, और इनकी दरखास्त को उन्होंने दर्ज नहीं करा। अगर वो दर्ज कर लेते तो आगे का कोई खड़े ना पड़ता। बिल्कुल जनाब, ये बात है। कोई भी खड़ा ये अपराध को शुरू में सर और जांच में आ जाएगा भी कि आज भी सरकार से आप पर्चा दर्ज करके जांच दुखी हो कैंसर कर सकते, इसके साथ दुखी हो 182 कर सकते, लेकिन हमारे ये नहीं हो सकता कि कोई मनोज कुमार जी, माननीय SP साहब श्री उदय सिंह मेड़ा जी, आप डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ जी का, मेडिसी साहब का यहाँ स्वागत करते हैं। डिप्टी मेयर राजू सहगल जी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और
सर पहली शिकायत पुत्र शिवलाल तिलक नगर रोहतक से। तफ्तीश लगभग पूर्ण हो चुकी है सर। इसने जो आरोप लगाए थे सर, इसके संबंध में इसने 5 लाख रुपए देने के बारे में जो डेट बताई थी 24/7, मैंने ये पैसे बैंक से लेके प्राप्त करके और इनको पटवारी और कागजों को दिए थे। पूरी की है, लेकिन ये अपने तरफ से तो लिख रहे हैं ना, उसी पे कार्रवाई हो रही है सर। मेरे ना प्रोग्राम निकाले हैं ना उन पे कोई कार्रवाई, केस किसी और ही तरफ है। मैं आपको एक बयान दिया, कुछ दिया है पुलिस अफसर बुला के और बातें राइट सर, ठीक है ना। मतलब मुझे क्या करना चाहिए सर? नहीं, आपको शामिल तफ्तीश होना चाहिए। खाता नंबर है और वो वहाँ पर डिटेल दे के आओ। अरे खाता नंबर होंगे सर्वर नहीं चल रहे। मैंने कहा तुमने आज बताया कल पहुँच जाएगा। भाई देखो ऐसा है, तो बी वेरी क्लियर, अगर ये 10 तारीख बुलाएंगे आपको वहाँ मैं 15 बार खत्म बात। अच्छा, दूसरी बात ये केस ये नहीं है सर, केस तो लैंड का है ना। वो मेरी लैंड की प्रॉब्लम और मेरी बेटी के पूरे केस के ऊपर SIT बिठाई है ना आपने। मेरी बेटी का घर बर्बाद हुआ है। लैंड तो मैं जिले के पोस्टमैन दान करता हूँ। मैं इस समाज के सामने कहता ये फौजी मैं अपने लैंड को दान कर दूंगा इनको। मेरे को नहीं सर ये लैंड अब ये पूछ लो, पर सर, ये एक ही आदमी है जो पूरे उसको, इसकी भतीजी इसके खिलाफ दरखास्त दे रही है सर, उसके सहयोग के इसमें रखा है। एक ही आदमी है जिसके पास ये केस है सर, वो आईओ विनोद लाठी है सर। आईओ विनोद लाठी को मानो वो सूर्य देवता ये सब करवा रहा है। मैंने बता दिया था उसकी पुलिस में जान पहचान, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्याएं हो गई और आपने बता दी पीने पानी की उसके लिए बहुत होगी जरूरत है, ये लोगों को मिलनी चाहिए। जनाब, जो अमृत योजना की बात आती है हर बार, और सांसद महोदय ने भी खुले मन से ये बात उठाई है, आखिर पैसा कहाँ वो एक्सपेंस हुआ है? देखिए, पहले अमृत योजना जो थी वो लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के पास थी। अब सरकार ने उसको पब्लिक हेल्थ को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उससे थोड़ी बहुत कई जगह पर दिक्कत आती है कि लोगों को पता नहीं लगता कि भी ये पब्लिक हेल्थ ने करना है या लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ने। उसका हम समाधान कर रहे हैं। लोगों की आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। 4 साल से ये योजना शुरू है, सारी गलियां फाड़ दी गई है, सीवरेज डले हुए हैं, लेकिन करेक्शन नहीं हो रहे, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। आखिर क्या विश्वास दिलाएंगे आप जनता को, कब तक हो जाएगा? बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने भी मामला उठाया है। नहीं उठाया है, और उसका मैं सरकार को कहूँगा कि अमृत योजना की समीक्षा के लिए वो अलग से कोई कमेटी बनाकर सारी स्टेट का एग्जामिन करें। अच्छा, जो सवाल था कि मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को ज्यादातर जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ शिकायत है, उस पर आपका क्या कहना है? मैंने कहा है कि बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो लोगों को मिलनी ही चाहिए। और इसके लिए विभाग जो भी जिम्मेवार है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे कमेटी है, चाहे बिजली बोर्ड है, जो भी है, उनको पब्लिक फ्रेंडली होकर काम करना चाहिए। अब जिस प्रकार के इंसिडेंट आए हैं, इसको मैं किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैंने इसीलिए सारे अधिकारियों को कहा है कि इससे पहले कि शिकायत आपके पास आए, आप ये मत बनाओ कि शिकायत आएगी तो हम काम करेंगे। आपकी जिम्मेवारी है साफ पानी देना, आपकी जिम्मेवारी है सीवरेज ठीक चले, आपकी जिम्मेवारी है स्ट्रीट लाइट लगे, तो आप खुद उसको करें। अच्छा, 2 महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग। इनमें सुधार के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पब्लिक के लिए सुविधा? पुलिस में तो देखिए हमने अब डायल 112 शुरू किया है, और 600 गाड़ियां हमने डाली हैं जो हर वक्त सारे हरियाणा में मुस्तैदी से तैयार रहती हैं। और अभी मैं उसका स्टेटस रिपोर्ट देख रहा था, अब उसका जो पहुंचने का समय है वो 12 मिनट हो गया। 12 मिनट में एवरेज जो हमने निकाला है वो ऑन कॉल लोगों के पास वो पहुंच रही है, तो उससे क्राइम पर काफ़ी रोक भी लग रहा है। और डायल 12 की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, कहीं पर आत्महत्या करने से बचा लिया,
कहीं पर लूट कर भागे थे और किसी ने फ़ोन कर दिया और उसको रोक लिया गया। और भी हमने बहुत कदम उठाए हैं। सारे ज़िलों से मैं खुद हर सप्ताह सब पुलिस कप्तानों से रिपोर्ट लेता हूं कि क्या है। TTNS जो है, जो FIR ऑनलाइन है, उसके लिए मैंने तय किया है कि कितने दिन SHO तक निगरानी होगी, कितने दिन DSP करेगा, कितने दिन ASP करेगा, कितने दिन बाद SP करेगा, कितने दिन बाद IG करेगा, कितने दिन बाद ADGP करेगा, और उसके बाद मैं करता हूँ। और मेरे सीट के ऊपर वो डैशबोर्ड लगा हुआ है, मुझे वहाँ पता लग जाता है कि कितने दिन से किसी FIR पर काम नहीं किया जा रहा, तो वहाँ से मैं तत्काल उसकी छानबीन करता हूँ। और ड्रग्स के लिए वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिन्होंने स्टेट ड्रग कंट्रोल ब्यूरो बनाया है यहाँ पर, और वो काम कर रही है। अभी मैंने सारा विस्तार से सदन में भी बताया है कि कितने रेड्स हमने मारे हैं, कितने ड्रग्स हमने पकड़े हैं। अनिल विज जिस नाम से जाने जाते हैं, आज वो रूप देखने को मिला है। कितने अधिकारियों को रिकॉर्ड लगाई और कौन कौन से मामले में कितने अधिकारी सस्पेंड किए? नहीं, अब वो मैं खाता लेता हूँ कितने कर दिए मुझे। सर, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है प्रदेश में, क्राइम बढ़ा है सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और DSP तक की हत्या की हो जा रही है, लेकिन क्राइम में जो सुधार नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, DSP के साथ अगर ये दुर्घटना हुई है तो 24 घंटे में हमने जो कातिल थे उनको गिरफ्तार किया। 24 घंटे में। अगर विधायकों को धमकी आई है, चाहे वो दूसरे देशों का भी मामला था, पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहा था, लेकिन हमने 6 आदमी 15 दिन के अंदर अंदर पकड़ लिए। हमारी एक सक्सेस स्टोरी भी तो पकड़ी। अभी कल ही पलवल में हमने 90 ATM कार्ड पकड़े हैं। अभी 10 दिन पहले हमने कितने हथियार वहाँ पर पलवल में पकड़े हैं, नूह में पकड़े हैं। तो पुलिस काम कर रही है। अच्छा, मामला चल रहा फ्री की रोहतक में, लेकिन उसका अब तक सुराग नहीं है सर। प्रधानमंत्री ने भी ये मुद्दा उठाया फ्री की रेवड़ी का। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, 17 तारीख आगामी जो है सुनवाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार जनमत संग्रह करवाए कि जनता फ्री का योजना चाहती है या नहीं चाहती। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तो कुछ भी कह सकते हैं। अब सरकारें इसलिए बनती हैं कि वो विशेषज्ञों की राय लेकर देश को ठीक रास्ते पर लेके जाने के लिए निर्णय लें। दुर्भाग्य से हमारे देश में शुरू से ही रेवड़ियां बांट रहेगा आदत डाली है, लेकिन अब उसको कहीं तो रोकना होगा, नहीं तो श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने। और भी ऐसे देश हैं जहां पर इस प्रकार से हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल लोगों को उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार कर रहे हैं कि हम योजनाएं बनाएं, करें, लेकिन सब कुछ जो है वो हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। फार्मेसी बोर्ड है, जो फार्मेसी बोर्ड हमेशा भ्रष्टाचार के उसमें आया और आपकी बात जो है खुल करके प्रधान के ऊपर भी बड़ा वो फरार भी रहे। और 800 के लगभग बच्चे हमेशा लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन ये कहते थे कि हमारा बनता नहीं करते थे, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने आदमी पकड़े हैं उसके, हमारी विजिलेंस नहीं पकड़े हैं, कोई बाहर की प्रदेश के आदमी ने आके नहीं पकड़े हैं, हमारी विजिलेंस नहीं पकड़े हैं। अब चेयरमैन भागा हुआ और मैंने तो उसको मुअत्तल करने का भी लिखा है कि उसको किया जाए। नहीं, हरियाणा में भी कल मामले काफ़ी बड़े हैं, तो उसके लिए अब जरूर लोगों को चौकस होना पड़ेगा और एहतियात बरतनी पड़ेगी।
तो बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने समर्थन वापस लिया है, तो उसको लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि तिरंगा बेचने में जुटे हुए हैं, क्योंकि जो राशन के डिपो हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि सामान जब मिलेगा जब तिरंगा खरीद लो। देखिए, ऐसा है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन ये जो मुहिम राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, हमारा देश भिन्न भिन्न भाषाओं का देश है, भिन्न भिन्न परंपराओं का देश है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों का देश है। इनको एक सूत्र में पिरोने के लिए तिरंगा से बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा लहराने का आह्वान किया, तिरंगा यात्राओं का आह्वान किया, और आज आप देखो सारे देश में लोग तिरंगा 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 कर रहे हैं, जगह जगह पर तिरंगे लग रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं, और सारा देश देशभक्ति की भावना से सराबोर हुआ है। तो इसकी बहुत गहरी सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की कि सारे देश को एक सूत्र में पिरोया जा सके। साहब, जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि जिन्होंने नागपुर में 56 साल से तिरंगा नहीं लगाया, आज वो तिरंगे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, इवेंट मैनेजमेंट करती रहती है, लोगों के मुद्दे जो हैं उनसे ध्यान भटकाती है। देखिए, कांग्रेस वालों को पता नहीं है कि 2010 से पहले तिरंगा लहराने की इजाज़त ही नहीं थी। ये इजाज़त अब मिली है, और वो भी जब हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं। इससे पहले भी रात को कोई तिरंगा नहीं लहरा सकता था, फ्लैग कोड उसकी इजाज़त नहीं देता है। तो ये अब फ्लैग कोड को अमेंड किया गया है कि लोग रात को भी अपने घर लगा सकें, नहीं तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही अब झंडा फहरा सकते थे। तो अब वो उनको अपनी बात कहनी है, जैसे कहना वो कहते हैं। जबरदस्ती खरीदने के लिए बोला जा रहा है। नहीं, कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर कहीं पर कोई एक इंसिडेंट हो गया, उसे जर्नलाइज नहीं किया जा सकता। और सर, नीतीश कुमार का गठबंधन तोड़ने पर बिहार में जिस तरह से होना, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो उसके बारे में कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार एक प्रवासी पक्षी हैं। एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकना उनकी फितरत है। कुछ समय के लिए कुछ पक्षी एक डाल पर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन कौन कब कहाँ उड़ जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए कहा गया है कि आपको बिहार में एकनाथ शिंदे नहीं मिला, अब नीतीश कुमार प्रवासी हो गए। नहीं, अब आप देखिए कि कितनी बार वो पाला बदल चुके हैं। हमको इसी बार थोड़ा कह रहे हैं। आपने बदलवाया है? कितनी बार बदल चुके हैं? आपने बदलवाया? हाँ, तो कितनी बार बदल चुके? हमने तो नहीं कहा कि आप जाओ, पर उनकी आदत है फुदकना। सर, जब वो आपके साथ रहते हैं, जब प्रवासी पक्षी नहीं होते सर। नहीं, वो अगर आपकी पार्टी में रहती है तो ठीक थे, और बाहर आगे वो तो कह रहा है कि मेरी पार्टी तोड़ी जा रही थी। वो कह रहे हैं कि देखिए, रिजाइन करने से पहले उसने कुछ कहा हो तो बात है। अब तो अपने जो मित्र हैं उनको वो अपने साथ जोड़े रखने के लिए कई तरह तरह के भेष बदल के, कई तरह तरह के वक्तव्य देके, कई तरह तरह के नारे देके, क्योंकि इतने लोगों को साथ रखना भी बड़ी मुश्किल बात है। साहब, आप तो साफ बोलते हैं हमेशा। एक बात तो है, जनता में चाहे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल एरिया में ये बात है कि देश में दहशत का माहौल है और बीजेपी कुछ भी कर सकती है किसी के साथ। नहीं, बीजेपी कानून को मानती है, बीजेपी कानून से चलती है, बीजेपी संविधान से चलती है। बीजेपी किसी के साथ ज्यादती नहीं करती है। बीजेपी ने हमेशा ज्यादतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये तो कुछ लोग जिनके खिलाफ एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, वो तरह तरह के ढोंग कर रहे हैं। कभी वो सत्याग्रह का नाम लेते हैं,
सत्याग्रह तो आज़ादी के मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी चोरी चकारी के लिए सत्याग्रह नहीं किया और कभी काले कपड़े डालकर ये अपना जुलूस निकालने आ जाते हैं। तो सारा जो खेल हो रहा है वो ईडी पर दबाव डालने के लिए हो रहा है, लेकिन एजेंसियां निर्भीक होकर काम कर रही हैं और बिल्कुल जो ठीक होगा वही करेंगे। अगर किसी के साथ गलत होता है तो देश की अदालतें खुली हुई हैं, कोई भी जा सकता है। काले कपड़े क्या काला जादू था, वो प्रधानमंत्री ने कहा है काला नहीं नहीं, इनके कर्मों से जो और काली करतूतों से इनके कपड़े काले हो गए। ठीक है